हो गए, लाइव कर दिए, स्टार्ट करूं। आज इस वेबिनार में जितने भी महानुभाव मित्र कनेक्ट होकर के उपस्थित हैं, उन सभी को मैं अविनाश कुमार मिश्र अपनी तरफ से सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का यह वेबिनार इलाहाबाद के प्रख्यात प्राध्यापक इंग्लिश के प्रोफेसर ओपी मालवीय की स्मृति में आयोजित है। प्रोफेसर ओपी मालवीय वैसे तो इंग्लिश के प्रोफेसर थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, लेकिन वो एक पूरी तरह से जो भारतीय प्राच्य विद्या, साहित्य और जितने भी विद्या और ज्ञान के आयाम और सोपान होते हैं, उस सब में कहीं न कहीं से दखल रखते थे और कुछ में पारंगत भी थे। प्रोफेसर ओपी मालवीय प्रशासनिक सेवा को छोड़ करके अध्यापन को उन्होंने स्वीकार किया। यह अध्यापन के प्रति उनके पैशन को प्रकट करता है। और साहित्य में अंग्रेजी साहित्य के वो विद्यार्थी और प्रोफेसर थे, लेकिन साथ ही साथ अंग्रेजी साहित्य के माध्यम से उन्होंने यूरोप के तमाम साहित्य, जैसे रूसी साहित्य, जर्मन साहित्य, फ्रेंच साहित्य, डच साहित्य, अमेरिकन साहित्य, जितने भी तरह के साहित्य थे, उस पर भी उनका एक जबरदस्त तरीके से अधिकार था। साहित्य, अंग्रेजी साहित्य से इतर हिंदी, संस्कृत और उर्दू साहित्य पर भी प्रोफेसर ओपी मालवीय एक अधिकार के साथ बोलते थे। ये तो वैदुष्य की बात होती है जो सीधे सीधे उनके शैक्षणिक और एकेडमिक जीवन को व्यक्त करता है, लेकिन जहां तक ज्ञान के सांगोपांग विवेचन का प्रश्न है, प्रोफेसर ओपी मालवीय संगीत में भी पारंगत थे। उन्होंने संगीत को अपने जीवन का एक दर्शन बना लिया था, जीवन का एक अंग बना लिया था, और साहित्य के साथ साथ संगीत की उन्होंने अनवरत लगभग 4 दशकों से ज्यादा सेवा और साधना किया। साहित्य और संगीत के अलावा पर्यावरण प्रेम उनके जीवन के वैशिष्ट्य को और भी ज्यादा समृद्ध बनाता था। उन्होंने वृक्ष मित्र समाज की स्थापना करके अपने शहर में, जहां पर वो रहते थे, शहर दक्षिणी में, उन्होंने सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में पेड़ लगवाए, वृक्षारोपण किया, जो उनके पर्यावरणीय अभिरुचि को व्यक्त करता है। जहां तक वैचारिक पक्ष का सवाल है, प्रोफेसर ओपी मालवीय का जो जीवन दर्शन है वो मार्क्सवाद से ओतप्रोत था। मार्क्सवाद उनके वैचारिक पक्ष का अभिन्न दार्शनिक विवेचन करता था। इसके अलावा जो उनकी जो जीवन दर्शन, जो खान पान है, रहन सहन है, वो विशुद्ध रूप से वैष्णव और गांधीयन था। जब भी मैंने देखा उनको, आज से 30 साल पहले से हमेशा खादी के वस्त्र में उनको देखा, और खान पान का स्तर उनका बहुत ही ज्यादा शुद्ध शाकाहारी, बिना प्याज लहसुन का था। तो कहने का अर्थ यह है कि जो एक संपूर्ण व्यक्तित्व जिसे कहा जाता है, जो साहित्य, संगीत और कला, इस सबके पक्ष में, कलाओं के विवेचन के, कलाओं का जो शास्त्रीय पक्ष है, जो उसका विवेचनात्मक पक्ष है, उसमें भी प्रोफेसर ओपी मालवीय को दक्षता हासिल थी। साथ ही साथ वे एक कुशल अध्यापक, एक बड़े अध्यापक थे। पढ़ने पढ़ाने में ही उनका जीवन बीता। सैकड़ों की संख्या में उनके शिष्य, उनके विद्यार्थी देश के बड़े प्रशासनिक पदों पर, प्रशासनिक सेवाओं में देश की सेवा उन्होंने किया। अब तो उनमें से अधिकांश रिटायर भी हो गए, सेवानिवृत्त भी हो गए, और एक बड़ी हस्तियों के रूप में है आज के समय में। आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व 16 सितंबर 2018 को उनका देहावसान हुआ, और उनके देहावसान के बाद इस इलाहाबाद शहर में साहित्य, संगीत और एक वामपंथी रुझान वाला प्रोफेसर नहीं रहा। इलाहाबाद इस मामले में सूना पड़ गया। और जो उनके जीवन के वैसे तो बहुत से विविध पक्ष थे, लेकिन जिन बातों पर उन्होंने जीवन में समझौता नहीं किया, उसमें से
सांप्रदायिकता एक बड़ी चीज थी। उनके बड़े से बड़े रिश्तेदार, बड़े से बड़े उनके जो करीबी अगर सांप्रदायिकता की बात करते थे तो प्रोफेसर ओपी मालवीय का वो सबसे बड़ा दुश्मन उस दिन वो साबित होता था। जैसा कि अभी बात हो रही थी, हमारे आज के मुख्य वक्ता थे, उन्होंने एक वकील साहब का जिक्र किया। वो इलाहाबाद के जाने माने वकील और जाने माने बुद्धिजीवी थे, प्रोफेसर SMA काज़मी। अब वो मरहूम हैं इस समय। उनका कहना था, उन्होंने लिखित रूप से भी कहा है और सार्वजनिक रूप से भी कहते थे कि आपने फेनेटिक कम्युनल तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन अगर आपको फेनेटिक सेक्युलर देखना हो तो आज के जमाने में दूर दूर तक प्रोफेसर ओपी मालवीय जैसा कोई आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे विशाल अब उनके जो विद्यार्थी जीवन के जो पक्ष हैं उसमें हमेशा उन्होंने हाई स्कूल माध्यमिक की परीक्षाओं में वो प्रदेश में उनका स्थान था। विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं में हमेशा वो प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहते थे। प्रशासनिक परीक्षाओं में भी वो हमेशा सर्वोच्च स्थान पर रहे और SDM की नौकरी उन्होंने किया, साल 6 महीने तक छोड़कर फिर आए। तो ये सारे पक्ष उनके थे जो कि लगता था कि अगर किसी एक व्यक्ति में इतने सारे गुण ढूंढा जाए तो वह मिलना असंभव था। जैसा कि ज्ञान प्राप्त करने के 5 सोपान बताए गए हैं कि देशाटनं पंडित मित्रता च विदूषकः राज्यसभा प्रवेश अनेक शास्त्राणि विलोकितानि ज्ञानानि मूलानि भवन्ति पंच। तो प्रोफेसर ओपी मालवीय इन 5 सोपानों में पंडित मित्रता, विद्वानों की संगत और अनेक शास्त्रों के माध्यम से उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया था। और उनके इस ज्ञान को उनके शिष्यों में, उनके परिवार के लोगों में, जैसे मैंने कहा कि वो संगीत में पारंगत थे। संगीत एक उस्ताद, रामपुर घराने के उस्ताद दिलशाद हुसैन खान साहब को अपने साथ 26 वर्षों तक रख करके उन्होंने संगीत की साधना किया और उनके योगक्षेम का वहन किया। यह उनका घराना के रूप में एक प्रचलित है। आज उनके पुत्रों और पौत्रियों में यह साधना चली आ रही है, एक बड़ा पक्ष है। तो ऐसे विराट व्यक्तित्व के स्वामी प्रोफेसर, विद्वान, मनीषी के लिए उसी तरह से उनके पुण्यतिथि पर बातचीत करने के लिए एक वक्ता का भी होना आवश्यक था। उनकी स्मृति में 2 वर्षों में 3 व्याख्यान मालाएं आयोजित हो चुकी हैं, जिसमें प्रथम व्याख्यान माला में प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा ने वक्तव्य दिया। द्वितीय व्याख्यान माला में प्रोफेसर डॉक्टर ममता कालिया और अध्यक्षता उसकी प्रोफेसर शमशुर रहमान फारूकी साहब ने किया। तीसरी व्याख्यान माला जो दिसंबर में इस साल हुई थी, उसमें प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने व्याख्यान दिया और प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी ने उसकी अध्यक्षता किया। आज जो चतुर्थ व्याख्यान है उनकी स्मृति में, वैसे ही एक यशस्वी विद्वान और पूरे भारत के पैमाने पर, मैं कहूँगा विश्व के पैमाने पर, उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, प्रोफेसर डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, जिनके परिचय का कोई की जरूरत नहीं है, उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। फिर भी जैसे यूपी में कहावत है, पूर्वांचल में कहावत है कि मुंह देख करके बीड़ा दिया जाता है पान का, कि किस व्यक्तित्व के बारे में बोलना है और किसे बोलना है। तो जिस व्यक्तित्व के बारे में बोलना है और जो एक विराट व्यक्तित्व का स्वामी विद्वान हमारे बीच में आज है, मैं प्रोफेसर डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब को नमन करते हुए मैं उनके परिचय की दृष्टता कर रहा हूं। यद्यपि वो परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं उनका एक परिचय दे रहा हूं। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल का जन्म 1955 में हुआ। वे दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उन्होंने सेवानिवृत्ति ग्रहण किया। पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आप 2007 से 2013 के बीच में रहे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक शिक्षक और फेलो के रूप में आपने अध्यापन का कार्य किया। और ये तो उनका एक पक्ष है जो वाह्य पक्ष है, लेकिन जो उनका विराट है, जो उनका वैशिष्ट्य है, वह उनकी साहित्य साधना, वह उनके वैचारिक साधना को व्यक्त करता है। उनकी एक बड़ी किताब जो आज के विषय का मौजू है, हु इज भारत माता, हु इज भारत माता ऑन हिस्ट्री, कल्चर एंड द आइडिया ऑफ इंडिया, उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। आपकी
अन्य अनेक कृतियां हैं जिनको कि आज केवल शब्दों में यहाँ कहना उतना आसान नहीं है। अकथ कहानी प्रेम की कबीर की कविता है और उसका समय, विचार का आनंद एक उपन्यास है आपका नाकोहस, आलोचना में आपने संस्कृति वर्चस्व और प्रतिरोध, तीसरा रुख, विचार का आनंद, निज निज वहम विचार जैसे रचनाएं आपकी हैं। वर्तमान में आप हिंदुइज्म पर एक पुस्तक की रचना में मशगूल हैं। अनेक पुरस्कारों और से आपको नवाजा जा चुका है। देवी शंकर अवस्थी सम्मान आपको मिल चुका है। मुकुटधर पांडे सम्मान जो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का आपको मिल चुका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से भी आप नवाजे जा चुके हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जिस प्रकार का व्यक्तित्व प्रोफेसर ओपी मालवीय का था, वैसा ही विराट व्यक्तित्व और विद्या और वैदुष्य के धनी आज के हमारे जो वक्ता हैं प्रोफेसर अग्रवाल, मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ अपने सभी सुनने वालों को प्रोफेसर अग्रवाल से मुखातिब कराता हूं। जो विषय आज का है कि भारत की संकल्पना, आइडिया ऑफ इंडिया, एक उसका आलोचनात्मक पक्ष, एक उसका वैचारिक पक्ष है। उस पर प्रोफेसर अग्रवाल, आज पुरुषोत्तम अग्रवाल जी अपनी बातों को रखेंगे। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं जितने भी लोग इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं वे अपनी संध्या को निश्चित रूप से सार्थक पाएंगे। मैं बड़े ही विनम्रता के साथ प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि आज के विषय पर अपना व्याख्यान दें। नमस्कार, धन्यवाद अविनाश जी इतने सुंदर शब्दों के लिए। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों का, मालवीय परिवार का और अपने निजी मित्र परितोष मालवीय का खास करके आभार प्रकट करता हूँ। प्रोफेसर मालवीय की स्मृति में आयोजित होने वाले इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए मेरा नाम सोचा गया। मेरी प्रोफेसर मालवीय से अधिक मुलाकातें नहीं थी। 1987-88 से लेकर 1992 तक मैं सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन नाम के एक संगठन में बहुत सक्रिय था और उस सिलसिले में मैंने देश के कई नगरों की यात्रा की थी। सांप्रदायिकता के विरोध में भाषण देते हुए, लोगों से मिलते हुए, जगह जगह जो मित्र सांप्रदायिकता के विरुद्ध काम कर रहे थे उनसे बातचीत करते हुए, नेटवर्किंग करते हुए। और उस 3-4 साल के बीच में मेरा ख्याल है कि मैं 3-4 बार इलाहाबाद आया था और वहाँ फातमी साहब से और काजमी साहब से, जिनके बारे में अभी दुर्भाग्यपूर्ण सूचना मुझे मिली। देखिए वक्त कैसे बीतता है, देखते देखते 90 से सन 20-30 बरस हो गए, कहाँ की कहाँ चीजें पहुंच गई। और एक रुकनुद्दीन साहब थे, जीप इंडस्ट्री में बहुत बड़े पद पर थे, उनसे भी उसी समय मुलाकात हुई थी। और मालवीय जी का मैं जिक्र कर रहा था, प्रोफेसर मालवीय का, तब भी मैं प्रोफेसर मालवीय से बेहद प्रभावित हुआ था, क्योंकि ज्ञान और रचनात्मकता, एकेडमिक्स और सामाजिक सक्रियता, इनके बीच में एक तरह का विरोध मान लिया गया है। उन दिनों स्थिति फिर भी गनीमत थी, अब तो आलम ये हो गया है कि सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना है। मैंने नेहरू पर किताब संपादित की, हुई भारत माता, तो लोग चकित हो गए। आप तो साहब कबीर के एक्सपर्ट हैं, आप नेहरू पे कैसे? मैं कबीर का एक्सपर्ट हूं, तो इससे नेहरू का एक्सपर्ट होने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह उपन्यास कैसे लिख दिया। लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां ऐसी हो गई हैं। लेकिन प्रोफेसर मालवीय सही मायनों में उस इंटेलेक्चुअल प्रेजेंस के प्रतीक थे, जो एक साथ पर्यावरण, सामाजिक स्थितियां, स्कॉलरशिप और संगीत सब में समान गति रख सकते थे। मैं सचमुच जिन लोगों को संपर्क ना रहने के बावजूद, मुलाकातें ना हो पाने के बावजूद, अब मैं भी 66 साल का हो गया, 66वां साल शुरू हो गया मेरे जीवन का, तो मुझे भी लगता है कि अब आत्मकथा वगैरह लिख लेनी चाहिए, अब ज्यादा समय नहीं है। तो
कभी कभी जब इस तरह सोचता हूं तो जिन लोगों के बारे में अनिवार्यतः सोचता हूं कि उनके बारे में मुझे कुछ रिफ्लेक्ट करना होगा, कुछ सोचना होगा, उनमें एक नाम प्रोफेसर ओपी मालवीय का भी है। मेरे लिए ये बहुत संतोष की बात रही है कि मुझे परितोष ने बताया कि जब भी परितोष इलाहाबाद जाते थे या उनसे बात होती थी तो प्रोफेसर साहब मेरे बारे में पूछते थे। मेरे लिए ये बहुत ही संतोष का और बल्कि गर्व का विषय है कि प्रोफेसर मालवीय को मैं याद था और मेरे कामकाज के बारे में उनकी रुचि बनी रहती। उसी दौर में मेरी मुलाकात विभूति नारायण राय से भी हुई थी, जो उस समय संभवतः इलाहाबाद के एसएसपी थे, और माया पत्रिका निकलती थी मित्र प्रकाशन की, उसके संपादक बाबूलाल जी। इन सब लोगों से उस समय मुलाकातें हुई और वो संबंध कुछ चले कुछ नहीं चले, लेकिन वो स्मृतियां तो सदा साथ रहेंगी। इस व्याख्यान माला में मुझसे पहले बहुत महत्वपूर्ण विद्वान और व्यक्तित्व तो व्याख्यान दे चुके हैं, इसलिए भी मेरे लिए ये और अधिक गर्व का विषय है कि ये व्याख्यान देने के लिए इस बार मुझे कहा गया है। व्याख्यान का विषय आयोजकों की सहमति से मैंने ही तय किया, भारत संकल्पना चुनौती, द आइडिया ऑफ इंडिया। तो इस बारे में व्यवस्थित रूप से बात करें, इसके पहले एक चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कई बार क्या होता है कि बहुत सी चीजें हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड वाले लहजे में निपटा देते, ध्यान नहीं जाता उन पर। मैं एक चीज की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के उस समय के जो नेता थे या किसी भी तरह जो महत्वपूर्ण फिगर्स थे, उनकी राजनीतिक स्थितियां जो भी हो, पॉलिटिकल पोजीशन उन्होंने जो भी ली हो, परस्पर सहमति की या सहमति की, आप एक चीज ध्यान दीजिए कि उनमें से सबके सब इंटेलेक्चुअल, पढ़ने लिखने वाले लोग। गांधी जी तो भारी लिखाड़ थे, उनका लिखा हुआ तो 100 से अधिक खंडों में संकलित है। जवाहरलाल जी का भी सारा लेखन अभी प्रकाशित किया गया है और वो भी लगभग 80 खंडों में है। और केवल परिमाण की बात नहीं है, बल्कि गुणवत्ता की दृष्टि से भी हिंद स्वराज आधुनिक औद्योगिक सभ्यता की मूलभूत और बेहद सटीक, न सही, प्रखर और निर्मम आलोचना, महत्वपूर्ण आलोचना, वो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। गांधी जी की आत्मकथा, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास, उनके लेख, वो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। जवाहरलाल जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑटोबायोग्राफी, पुत्री के नाम पत्र, ये सब सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल कल्चरल टेक्स्ट। डॉक्टर अंबेडकर, इतिहास और अर्थशास्त्र पर उनका लेखन बहुत महत्वपूर्ण लेखन। मौलाना आजाद, कुरान पर उनकी व्याख्या इस्लामिक स्कॉलर्स के बीच में सम्मान से देखी जाती। सुभाष चंद्र बोस, उनके व्याख्यान और उनके लेख। भगत सिंह जैसा नौजवान व्यक्ति जिसने कुल 22-23 साल की उम्र में शहादत दी, उनके लेख। और मुझे मालवीय जी, बनवारी लाल जी, अभी ये बीच बीच में टिप्पणियां ना करें वरना इससे मेरा ध्यान बटेगा। बनवारी लाल जी का मुझे जिक्र करना चाहिए था, मेरी स्मृति अब थोड़ी कमजोर हो चली है। बहुत आभारी हूँ आपका याद दिलाने के लिए। लेकिन अब मैं अपनी बात आगे जारी रखूं। मैं बनवारी लाल जी की स्मृति को प्रणाम करता हूं, बहुत अच्छा है, लेकिन अब मैं अपनी बात जारी रखूं आगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर जिक्र तो मुझे राजीव दीक्षित का भी करना चाहिए, इसलिए इन सब चीजों को भी छोड़ दीजिए। तो ये टिप्पणी हट सकती है सामने से, मुझे इससे असुविधा हो रही है। ये आनंद मालवीय जी जो है, इनकी टिप्पणी मेरे सामने दिख रही है, इसको किसी तरह हटाया जा सकता है? हाँ, थैंक यू। तो हाँ, मैं ये कह रहा था
कि आप किसी भी उस समय के नेता को देख लें तो सबके सब केवल पॉलिटिकल लोग नहीं थे, वो सब इंटेलेक्चुअल बीइंग भी थे। बौद्धिक व्यक्तित्व था सबका, सबका वास्ता था लिखने पढ़ने से। राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा का मैं जिक्र कर रहा था, वो अपने आप में पढ़ने लायक दस्तावेज है। सरदार पटेल ने अलग से कोई किताब नहीं लिखी लेकिन उनकी चिट्ठियां और उनकी टिप्पणियां, उनके लेख, वो अपने आप में एक इंटेलेक्चुअल कैलिबर की सूचना देते हैं। राजगोपालाचारी हिंदू परंपरा के विख्यात विद्वान, उस स्थिति की तुलना आज से की। उस भारत संकल्पना में बुद्धिजीवी होना गौरव की बात थी। नेता और नेताओं के प्रभाव में उनके अनुयायी ये रेखांकित करने का प्रयत्न करते थे कि वो केवल राजनेता नहीं है, केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि पढ़ने लिखने कला संस्कृति से भी उनका वास्ता है। आज 2020 में इंटेलेक्चुअल को लगभग एक गाली का शब्द बनाने की कोशिश की गई है और किसी हद तक वो सफल हुई। संसद में इंटेलेक्चुअल टेररिज्म शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भारत संकल्पना कहां से कहां पहुंची, इसका एक रूपक ही है। भारत संकल्पना के सामने क्या चुनौतियां हैं, इसका एक रूपक ये है कि जहां राजनीति और बौद्धिक कर्म के बीच में एक संवाद था और जो लोग सीधे सीधे राजनीति में नहीं थे वो भी राजनीति पर विचार करते थे, गंभीर ढंग से करते थे, और राजनीति से जुड़े हुए लोग उनके विचारों को गंभीरता से लेते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर राष्ट्रीय आंदोलन के कई पहलुओं के, गांधी जी की कई मान्यताओं के कठोर आलोचक, वो नेशनलिज्म मात्र की धारणा पर सवाल उठाते, लेकिन इससे उनके प्रति सम्मान में कमी नहीं आती। असल में थोड़ा सा इस बात पर अगर हम गौर करें तो भारत संकल्पना जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं, ये केवल एक राजनीतिक संकल्पना नहीं है और ये केवल सांस्कृतिक संकल्पना थी। ये एक समग्र संकल्पना है जिसके निर्माण में केवल राजनेताओं का नहीं बल्कि तमाम विचारकों, बुद्धिजीवियों, समाजकर्मियों का योगदान। केरल के नारायण गुरु सोशल एक्टिविस्ट थे, इंटेलेक्चुअल थे, समाज सुधारक। छुआछूत और जातिवाद के विरुद्ध उनका काम, उसकी तो चर्चा थोड़ी बहुत होती है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि नारायण गुरु तमिल, मलयालम, संस्कृत और अंग्रेजी चारों भाषाओं पर समान अधिकार रखते थे, चारों में लिखते थे। दूसरी तरफ कृष्णचंद्र भट्टाचार्य एक बहुत ही अपने आप में सीमित, कोई पब्लिक लाइफ में दिलचस्पी नहीं, जिसको कई बार तिरस्कार के साथ आइवरी टावर इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, उस तरह के व्यक्ति। अपने छात्रों के साथ उन्होंने बातचीत की एक लंबी, और वो बातचीत स्वराज एंड आइडियाज के नाम से प्रकाशित। वो बातचीत अपने आप में एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल टेस्ट। 1929 में ये बातचीत हुई थी, आगे चल के प्रकाशित हुई, और उस पर लोगों ने ध्यान दिया कि स्वराज एंड आइडियाज की बात भट्टाचार्य कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है और उसके किस तरह लिया जाना चाहिए। भट्टाचार्य जब स्वराज एंड आइडियाज की बात कर रहे थे तो वो महाभारत में टेलीविजन नहीं खोज रहे और ना इंटरनेट खोज रहे थे, वो बहुत गहरी बात कर रहे हैं। जिस आइडिया ऑफ इंडिया की आज हम बात कर रहे हैं, वो आइडिया ऑफ इंडिया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है, बल्कि दो बातें जिन पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। एक तो ये कि जिस स्वाधीनता आंदोलन के परिणाम स्वरूप ये आइडिया ऑफ इंडिया विकसित हुआ, वो स्वाधीनता आंदोलन केवल राजनीतिक स्वाधीनता का आंदोलन नहीं, वो एक पूरे के पूरे सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का एक अंग, जिसके परिणाम, जिसकी परिणतियां हम सबको याद रखनी चाहिए, हम याद रखते नहीं, और इसीलिए कई बार पढ़े लिखे लोग भी स्वाधीनता आंदोलन के प्रति अवहेलना के ढंग से बात करने लगते हैं। और उनकी तो बात ही क्या, जो
ये समझते हैं कि सब कुछ पहली बार ही हो रहा है। फिल्मों में फेमिनिज्म भी पहली बार आया है, देश में नेशनलिज्म भी पहली बार आया। ऐसे महाविद्वानों और महाविद्वानियों की तो आप बात छोड़ दें, लेकिन कई बार अच्छे भले गंभीर लोग भी ये समझते हैं कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन केवल एक राजनीतिक आंदोलन, ऐसा नहीं। इस बात को अच्छी तरह समझने की दो तीन चीजों की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। ये कहने का क्या मतलब था जब महात्मा गांधी ने कहा कि अगर छुआछूत के उन्मूलन के बिना, स्त्रियों की दशा में सुधार के बिना और हिंदू मुस्लिम एकता के बिना मुझे स्वराज मिलता है तो मुझे स्वराज नहीं चाहिए। क्योंकि स्वराज गांधी जी के लिए केवल एक पॉलिटिकल कैटेगरी नहीं थी, स्वराज गांधी जी के लिए एक सोशल कल्चरल रिफॉर्मेटिव कैटेगरी। इसलिए एक समग्रता का बोध उसमें था, उस कैटेगरी में, स्वराज की उस धारणा में। इसके नतीजों पर हम जरा विचार करें। अभी आप लोग, अमेरिका में चुनाव होने वाला है और प्रेसिडेंट ट्रंप की कारगुजारियां और कारस्तानियां चर्चा में हैं। पिछले महीने उन्होंने सूजन एंथनी को फॉर्मली क्षमा दान किया है। कौन सी है सूजन एंथनी और क्यों अमेरिकन प्रेसिडेंट उन्हें पार्डन कर रहे हैं और इसको एक इलेक्शन इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अमेरिका में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में हो गया और घोषणा कर दी गई थी कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। लेकिन उस मैन में अश्वेत तो नहीं थे, गोरी स्त्रियां भी नहीं, केवल मैन वर क्रिएटेड इक्वल, वीमेन वर नॉट। और इसलिए अमेरिका में वोटिंग राइट नहीं था और इसके खिलाफ आंदोलन आरंभ हुआ 1850-60 से। लेकिन अंततः जाकर के 1920 में अमेरिकन संविधान में 19वां संशोधन हुआ, जिसके तहत सारे अमेरिका के सभी राज्यों में वोटिंग राइट औरतों को दिया गया। सूजन एंथनी उस आंदोलन की नेता थी। उन्होंने जबरन वोट दिया था और कोर्ट ने जो फाइन उन पर किया था वो चुकाने से इनकार कर दिया। हालांकि उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोर्ट ने समझदारी दिखाई, लेकिन फिर भी वो टेक्निकली अपराधी थी क्योंकि उन्होंने कोर्ट का फाइन नहीं चुकाया। 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि मैं अमेरिकन राष्ट्रपति की हैसियत से सूजन एंथनी को पार्डन करता हूं। 1776 में आजाद हुआ मुल्क 1920 तक स्त्रियों को मताधिकार देने के सवाल पर विभाजित था। कड़ी बहस थी, आंदोलन में कई बार हिंसा भी हुई। रंग भेद अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में 1957 तक बाकायदा कानूनी था, केवल प्रैक्टिस की बात नहीं है, कानूनी था। और आंदोलन की शुरुआत जो वहां हुई, जिसके आगे चलकर मार्टिन लूथर किंग नेता बने, वह ऐसे ही हुई थी कि रोजा पार्क ने कह दिया, एक अश्वेत महिला ने, कि मैं बस में पिछली सीट पर नहीं बैठूंगी, मैं आगे बैठूंगी, क्योंकि कानून यह था कि काले पीछे बैठे। 1957 भारत की स्वाधीनता के साथ ही स्त्रियों को वोटिंग राइट मिला, अनटचेबिलिटी को क्राइम माना गया। वो प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई इतनी जल्दी, दलित उत्पीड़न आज तक दुर्भाग्य से जारी है। लेकिन फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि जिस भारत संकल्पना के तहत नए भारत का निर्माण 1947 में हुआ, मैं इस समय के नए भारत निर्माण की बात नहीं कर रहा हूं, 1947 में हुआ, उसमें अनटचेबिलिटी को अनएम्बिग्युअसली क्राइम माना। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और ये हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों की हिस्सेदारी, दलितों की हिस्सेदारी, अन्य अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी, मुसलमानों के अलावा भी अन्य अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी, आदिवासियों की हिस्सेदारी, इन सबको लेकर के बहसें रही, इन सबको लेकर असंतोष रहे। कांग्रेस की आलोचनाएं की गई, उस समय के कांग्रेस नेतृत्व की, कांग्रेस के भीतर से भी, कांग्रेस के बाहर से भी। लेकिन कुल मिलाकर के जो डेमोक्रेटिक आलोचनाएं थी, चाहे वो अंबेडकर
की ओर से हो, चाहे भगत सिंह जैसे लोगों की ओर से हो, उनका सार ये था कि भारत केवल राजनीतिक रूप से स्वाधीन होने को अपनी सफलता नहीं मान सकता, उसे एक समग्र सामाजिक पुनर्निर्माण की कल्पना करनी है। ये भारत संकल्पना का सार, और इस सारी विरासत का ही ये नतीजा था कि जहां स्विट्जरलैंड में स्त्रियों को मताधिकार 1960-70 में जाके मिला, यूरोप के इतिहास में लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले ग्रीस में, यूनान में स्त्रियों को मताधिकार 1952 में मिला, अमेरिका का मैंने आपको बता दिया। सबसे रोचक ये कि इंग्लैंड, जहां मैग्ना कार्टा 1200 या कुछ 13वीं सदी में हो गया था, राजा की सीमाओं, राजा की ताकतों पर कुछ अंकुश लगाया गया था, वहां वोटिंग राइट का जेंडर और प्रॉपर्टी से संबंध 1927 में टूटा। 1927 तक इंग्लैंड के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसलिए जब लोग ये कहते हैं कि क्या मिला आजादी से, या कुछ मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर थोड़ा एक्टिव हूं, तो कुछ ज्ञानियों को देखता हूं कि साहब चरखा काटने से आजादी मिलती है क्या? इन ज्ञानियों को कौन बताए कि चरखा काटने का नतीजा क्या होता है और उसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या थे। इस पर अभी मैं लेखक का नाम भूल रहा हूं, अगर बीच में आ गया है तो बता दूंगा। अभी 2-3 साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, स्टीवन या क्या नाम है उनकी किताब आई है द एम्पायर ऑफ कॉटन। उसे पढ़ने तो समझ जाएंगे कि चरखा काटने का ब्रिटिश एम्पायर के लिए क्या मतलब था और क्यों चरखा काटने को इतना बड़ा अपराध माना गया। खैर, तो दोस्तों, हम जिस भारत संकल्पना की बात कर रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि वो केवल राजनीतिक स्वाधीनता नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक पुनर्निर्माण की बेचैनी का नतीजा। स्त्री शिक्षा का आंदोलन 19वीं सदी में सावित्री फुले और ज्योतिबा फुले ने चलाया। उत्तर भारत में यही आंदोलन आर्य समाज के नेताओं लाला हंसराज और दूसरे लोगों ने चलाया। यही स्थिति बंगाल में थी, पूरब में थी, दक्षिण में थी। नारायण गुरु का मैंने अभी जिक्र किया। तो ये एक बात तो ये एक पूरे सामाजिक पुनर्निर्माण और पुनर्जागरण की परिणति थी हमारी स्वाधीनता और उसके लिए किया जाने वाला आंदोलन। दूसरी बात ये, और ये बहुत गंभीर बात है और ये बहुत बड़ी चुनौती थी उन नेताओं के साथ, इसको समझने की जरूरत है। इसको एक उदाहरण से अगर शुरू करें, शशि थरूर ने एक जीवनी लिखी है नेहरू जी की, कई वर्ष हो गए उसको छपे हुए। उसका शीर्षक है नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। इससे भ्रामक टाइटल हो नहीं सकता नेहरू की किसी की, बहुत ही भ्रामक टाइटल है, क्योंकि नेहरू को यह गुमान कभी नहीं था कि वो इन्वेंशन ऑफ इंडिया का। असल में भारत को लेकर 2 अतिरेक उपलब्ध है। एक अतिरेक यह है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत अनंत काल से विराजमान था। ऋग्वेद में पाए जाने वाले राष्ट्र शब्द के आधार पर लोग कल्पना कर लेते हैं कि आधुनिक किस्म का राष्ट्रवाद वैदिक काल में उपलब्ध था। वैशाली के गणतंत्र के आधार पर कल्पना की कर लेते हैं लोग कि आधुनिक किस्म का लोकतंत्र वैशाली में चलता था, आदि। तो एक कल्पना यह है कि राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, ये सब प्राचीन भारत में पहले से मौजूद था, कोई नई बात नहीं, और भारत एक राष्ट्र के रूप में मौजूद था। दूसरी कल्पना यह है, दूसरा अतिरेक यह है कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में अंग्रेजों ने बनाया या अंग्रेजी राज ने बनाया। इसके पहले तो कोई देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, ऐसा बहुत से लोग। ये नितांत भ्रामक धारणा, ये बहुत ही भ्रामक धारणा है कि अंग्रेजी राज में लाए गए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन के कारण
भारतीय राष्ट्रबोध का उदय, बहुत भ्रामक था। इन दोनों अतिरेकों से अलग होकर के थोड़ी गंभीरता से, थोड़े ध्यान से इस चीज को समझना चाहिए। और समझने की बात यह है दोस्तों कि भारत भूखंड के रूप में, एक विशिष्ट पहचान के रूप में विष्णु पुराण से लेकर के भक्त कवियों की रचना तक में मौजूद। जायसी पद्मावत में कई जगह इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, हेम सेत गौर गजना। अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक गजना और गौर, हेम सेत हिमालय से लेकर के सेतुबंध तक, ये एक भूखंड है, एक भारत। नामदेव अपनी तीर्थावली में हिंगलाज से लेकर के कामाख्या तक को और श्रीनगर से लेकर के सेतुबंध तक को शामिल कर। शंकराचार्य को सोचकर 4 कोनों में मठ स्थापित कर। दूसरी तीसरी सदी में रचा गया विष्णु पुराण हिमालय के दक्षिण में रहने वाले सभी को भारती और इस क्षेत्र को भारत नाम से पहचाना। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये सब एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में बोले। राष्ट्र अपने आप में 200-300 साल पुरानी धारणा है। वेस्टफीलिया की ट्रीटी के बाद नेशन स्टेट और नेशन की धारणा उस तरह जिस तरह हम आज समझते हैं उसको उस रूप में विकसित हुई है, लेकिन एक कंटिन्यूटी थी। और राष्ट्रीय आंदोलन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही, और इसी को आइडिया ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। इसी को नेहरू ने रूपक दिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और वो चुनौती ये थी कि एक बहुत निरंतर चली आ रही एक लंबी विरासत वाली संस्कृति को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में कैसे परिकल्पित किया जाए, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, ये चुनौती भारत कल्पना, भारत संकल्पना, आइडिया ऑफ इंडिया की सबसे मूलभूत चुनौती है। ध्यान दें इस बात पर, कुछ लोगों को बड़ा ऐतराज होता है इस पर, टीका टिप्पणी होती है कि नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, था डिस्कवर करना पड़ा उन्हें हिंदुस्तान। तो ऐसे लोगों से निवेदन ये है कि अगर थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें तो भारतीय चिंतन परंपरा तो आत्म की भी खोज की बात है। डिस्कवरी करना, खोज करना कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि जरूरी चीज। कबीरदास अपने अंतस्मन में राम की खोज की बात करते, तुलसीदास सारे संसार में राम की खोज की बात करते, कबीर भी सारे संसार में राम की खोज की बात करते। और सच ये है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं में ये विनम्रता थी कि वे इस बात को स्वीकार करें कि अपने मध्यवर्गीय अस्तित्व से बाहर निकले बिना भारत के प्रतिनिधित्व की बात नहीं की जा सकती। गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, उसके पहले लंदन में गोखले से मिले और गोखले ने उनसे कहा कि अगर आप मेरी राय माने तो 1 साल तक मुंह पर पट्टी बांधकर केवल घूमिए देश को देखिए। नेहरू ने तो किताब का नाम दे दिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया गांधी ने भी अपने से सारे हिंदुस्तान में घूम घूम समझ कर क्या स्थितियां है, कैसे चीजें चल रही, और तब वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि किसानों के सक्रिय सहयोग के बिना कोई आंदोलन भारत में कामयाब नहीं। तो एक चीज तो, और इसमें एक बात और आप ध्यान रखें, आमतौर से भारत की विविधता और निरंतरता, कंटिन्यूटी जो इतिहास से चली आ रही है, उसके रूपक के तौर पर रविंद्रनाथ ठाकुर का जो रूपक है महामानव सागर, वो बहुत लोकप्रिय है, उसकी बहुत चर्चा होती है। व्यक्तिगत रूप से वो रूपक मुझे बिल्कुल पसंद है, क्योंकि महामानव सागर कहिए या जो भी, सागर में नदियां जब मिलती हैं तो उनका स्वायत्त अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और शायद इसीलिए अलग अलग नदियों का जो पानी मीठा होता है वो सागर में मिलकर खारा हो जाता है, क्योंकि ऐसी एकता जिसमें आप विविधता को गायब कर दें वो शायद खारी ही हो।
इससे बेहतर रूपक जवाहरलाल जी का है। जवाहरलाल जी भारतीय संस्कृति की तुलना पैलिम्पसेस्ट से करते हैं। पैलिम्पसेस्ट यानी किसी पुरानी पांडुलिपि का पन्ना, और जवाहरलाल जी कल्पना करते हैं कि ये भारत एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा देश है, एक ऐसा पैलिम्पसेस्ट है जिसमें कि पहले एक इबारत लिखी गई, उसके बाद एक और इबारत लिख दी गई, फिर एक और इबारत लिख दी गई, कई इबारतें लिख दी गई, लेकिन कोई भी अगली इबारत पिछली इबारत के ट्रेसेस पूरी तरह मिटा नहीं पाई। नई से नई इबारत के बावजूद पुरानी से पुरानी इबारत के ट्रेसेस, उसकी छाप उस पन्ने पर दिखती। जवाहरलाल जी भारत को एक ऐसे पैलिम्पसेस्ट कहते हैं, और मेरी समझ से बिल्कुल ठीक है। और इससे वो बात निकलती है जो भारत संकल्पना के लिए दूसरी अनिवार्य बात थी, और वो केवल एक नारा नहीं था, केवल पॉलिटिकल पेज नहीं था, विविधता में एकता। भारत संकल्पना में विविधता में एकता की जो बातें, जरा आप उस पर गौर कीजिए, कल्पना कीजिए, क्या आप सचमुच विविधता के बिना भारत की कल्पना कर सकते? और हर चीज को हिंदू मुसलमान के फ्रेमवर्क में देखने की आदत से बाहर आकर जरा कल्पना। विविधता में एकता के बारे में ये मान लिया गया है कि ये केवल कम्युनल पॉलिटिक्स को जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जुमला है। ऐसा है नहीं। बात केवल हिंदू मुसलमान या हिंदू ईसाई या हिंदू सिख या सिख मुसलमान इसकी नहीं। इसके विस्तार में जाने का विषय समय नहीं है हमारे पास, और ये विषय से थोड़ा अलग भी होगा। ये विविधता जो है इसके कुछ ऐतिहासिक कारण, लेकिन मैं उनमें फिलहाल नहीं जा रहा। लेकिन क्या ये सच नहीं है मित्रों, क्या आप भारत में किसी भी समुदाय को ले लीजिए, हिंदुओं के या मुसलमानों के या ईसाई, उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें स्थानीयता का गहरा प्रभाव। मैं हिंदू हूं, और बहुत से लोगों को लगता है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तमिलनाडु के लोग कई मायनों में मुझसे ज्यादा हिंदू, जितने कर्मकांड की हम कल्पना नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार में, तमिलनाडु में वो रोजमर्रा का हिस्सा है लोगों का। वो हिंदू होने की पहचान के तौर पर हिंदी को स्वीकार नहीं करते। वो हिंदू हैं और तमिल बोलने का आग्रह करना चाहते। मैं जिस इलाके से आता हूं उस इलाके के बनिए मांसाहार की कल्पना तक नहीं कर सकते, प्याज और लहसुन तक नहीं खाते। बिहार के बनिए इस टैबू को नहीं मानते। कपड़े, पहनावा, पुरानी कहावत है। असल में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं की एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी दोस्तों, जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो इस बात को सीधे सीधे कहते हो या ना कहते हो, लेकिन वो रोजमर्रा के जीवन से, अपने आसपास की जिंदगी से सीखते थे, उसको जज्ब करते। भारत विविधता के बिना नहीं चल सकता, ये मानने और जानने के लिए किसी पांडित्य की जरूरत नहीं है। घर के बाहर निकलिए, आपको बात समझ में आएगी। ये बात खाम खामे नहीं कही गई है इस देश के बारे में कि कोस कोस पे पानी बदले 2 कोस पे पानी। हर जगह की अपनी विशेषताएं हैं, व्यंजन हैं अलग अलग तरह के, रहन सहन, खान पान। इसमें से अगर किसी एक को आप प्रिविलेज कर दें और कहें कि यही भारतीय है बाकी नहीं है, नहीं चले, हरगिज नहीं चले। तो जो संकल्पना, भारत संकल्पना जिसकी हम बात कर रहे हैं, आइडिया ऑफ इंडिया, उसकी 2 मूलभूत चीजें हैं। एक तो विविधता का बोध और उसके प्रति सेंसिटिविटी, और दूसरा उस निरंतरता का बोध और इस चुनौती का एहसास कि इस सांस्कृतिक निरंतरता और विविधता को हमें एक आधुनिक राष्ट्र में और राष्ट्र राज्य में बदलना। लेकिन ये परिपक्वता थी उन नेताओं की, तो वो रियलाइज करते थे। मैं फिर से कहूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विवाद नहीं थे, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे नेता से हर बात पर सहमत। विवाद थे, बहुत तीखे विवाद, और वो विवाद डॉक्यूमेंटेड। स्वयं गांधी नेहरू के विवाद डॉक्यूमेंटेड।
नेहरू और पटेल के विवाद डॉक्यूमेंट है, सुभाष चंद्र बोस के साथ बाकी नेताओं के विवाद डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो विवाद थे, और विवाद थे एक लक्ष्य के लिए, उस लक्ष्य की और अधिक स्पष्टता। इसलिए हम जिन चीजों पर एक तरह से कह सकते हैं कि कंसेंसस, या जिनको हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, उस पर फोकस करें, तो जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको आमतौर से भुला दिया जाता है, वो ये कि द आइडिया ऑफ इंडिया, और ये इसका क्रेडिट नेहरू को जाता है, क्योंकि आइडिया ऑफ इंडिया को आर्टिकुलेट करने वाले नेताओं में अंततः नेहरू, पटेल और मौलाना आजाद, इन्हीं पर जिम्मेवारी आई थी आजादी के बाद उस आइडिया ऑफ इंडिया को रियलाइज करने। पटेल दुर्भाग्य से बहुत जल्दी चले, और मौलाना भी उसके 4-5 साल बाद, और इसलिए वो आइडिया ऑफ इंडिया एक तरह से नेहरू के साथ एसोसिएट हो गया है। और इसीलिए मुझे ये और भी अधिक दुर्भाग्यजनक लगा कि शशि थरूर ने अपनी पुस्तक का नाम रखा है इन्वेंशन ऑफ इंडिया। नेहरू ने इंडिया इन्वेंट करने की बात कभी नहीं, नेवर। बल्कि ये याद रखना चाहिए कि 1929 में कांग्रेस के प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन में, जिसमें नेहरू अध्यक्ष चुने गए थे और पूर्ण स्वराज का, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था, अपने उस भाषण में नेहरू ने कहा था कि भारत में अब बहुत दूरगामी परिवर्तन आने जा रहे हैं, मोमेंटस चेंजेज, लेकिन वो परिवर्तन आएंगे भारतीय जनता की अपनी प्रज्ञा, अपनी चेतना के अनुकूल, इन अकॉर्डेंस विद द जीनियस ऑफ इंडियन पीपल। नेहरू का बात। तो भारत संकल्पना केवल सांस्कृतिक संकल्पना नहीं, भारत संकल्पना एक आर्थिक संकल्पना, भारत संकल्पना एक राजनीतिक संकल्पना। और मैं ये बात बारंबार कह चुका हूं, जो मित्र मेरे लाइव सुनते रहे हैं पिछले कुछ महीनों में, और उसके पहले भी जो पढ़ते रहे हैं या सुनते रहे हैं, एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि इस समग्र दृष्टि का बहुत ही प्रतीकात्मक रूप, और उस कंसेंसस का भी प्रतीकात्मक रूप कांग्रेस के कराची प्रस्ताव में दिखता है। कराची कांग्रेस ने 1931 में जो सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव पारित किया था, उसमें कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग थी। स्टेट विल बी न्यूट्रल टू रिलीजन, काम के घंटे नियमित किए जाएंगे। आजाद भारत की कल्पना, आजाद भारत में क्या हुआ, स्त्री पुरुष को समानाधिकार प्राप्त होंगे, डेमोक्रेटिक राइट्स और सिविल लिबर्टीज का सम्मान किया जाएगा, ये सब चीजें थी। हैवी इंडस्ट्रीज विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट, और ये प्रस्ताव नेहरू और बोस ने मिलकर तैयार किया था। पटेल अधिवेशन के अध्यक्ष थे और प्रस्ताव को पेश किया था गांधी। ये अपने आप में एक रूपक है उस कंसेंसस का जिस पर भारत संकल्पना आधारित। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत संकल्पना, वो आइडिया ऑफ इंडिया, फ्रीडम मूवमेंट से पैदा हुआ जो आइडिया ऑफ इंडिया था, वो केवल एक सांस्कृतिक कल्पना नहीं, वो केवल हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं, वो एक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिकल्पना, जिसकी जड़ें सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन में, उस बेचैनी में, उस उथल पुथल में है जो 19वीं सदी से चली, और जिसमें ये चुनौती निहित है और इसका निर्वाह संभव है कि भारत जैसे विशाल देश की विविधता को ध्यान में रखते हुए हम एक नए नेशन स्टेट का, एक नई पॉलिटिकल कम्युनिटी का फॉर्मेशन। मैं 3-4 बरस पहले बनारस में बोल रहा था एक कार्यक्रम में, तो वहां वही रिटोरिक, गुलामी गुलामी, 800 साल की गुलामी, 800 साल की गुलामी, मुगल काल, गुलामी का काल, मुगल काल, वगैरह वगैरह। मैंने लोगों से कहा कि सुनिए, ऐसा है कि जिस समय जिसको आप सल्तनत और मुगल काल कह रहे हैं और जिसमें आप काफी दुखी हैं कि सारा देश गुलाम था,
उन्हीं सदियों में 15वीं 16वीं सदी में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य, और वो किसी मुस्लिम शासक के सामंत नहीं। उड़ीसा में गजपति राजाओं का साम्राज्य था, वो किसी मुस्लिम शासक को टैक्स नहीं देते, वो स्वाधीन थे। आप लोगों की समस्या ये है, और ये मैं फिर दोहराना चाहता हूं, कि आपको उत्तर प्रदेश और बिहार के बाहर का हिंदुस्तान हिंदुस्तान दिखता ही नहीं। आपकी सारी इतिहास दृष्टि और आपकी सारी भविष्य दृष्टि इन दो प्रांतों से निर्धारित हो जाती है। विजयनगर साम्राज्य भारत में था या नहीं था? गजपति राजा भारत के थे या नहीं थे? इसलिए नेहरू ने ये बात, बहुत मार्के की बात नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखी है कि अतीत का अंधाधुंध महिमा मंडन भी उचित नहीं है और अतीत की उपेक्षा भी उचित नहीं। सीखना चाहिए अतीत से, ना तो उसका महिमा मंडन करना चाहिए और ना उसकी उपेक्षा। अविनाश जी फ्रेम में आ गए, लगता है मैं काफी समय ले चुका हूं। मुझे बताइए, अगर बंद करना है तो अभी बंद कर दूं। अविनाश जी, है तो अब चुनौतियों की बात। सबसे पहली चीज तो ये, और यहां फिर एक फिलोसॉफिकल बात को समझिए, जिस भारत संकल्पना की हम बात करते हैं और जिसके लिए हम चिंतित हैं, वो मूलतः एक आधुनिक संकल्प, मॉडर्न। और मॉडर्न का मतलब यूरोपियन होना नहीं होता है। मेरी अपनी अवधारणाएं वर्नाकुलर मॉडर्निटी की। असल में सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन में मैं जो सक्रिय था। अविनाश जी, मैं बंद करूं क्या? आप बार बार नहीं सर, अभी 10 मिनट कर सकते हैं आप। हाँ तो फिर ठीक है, मैं करता हूँ, समेटता हूँ। बताइए क्या कह रहे हैं। अभी 10 मिनट आप कर सकते हैं। 10 मिनट ठीक है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। ठीक है, मैं 10 मिनट से कम में ही खत्म कर दूंगा। मैं तुरंत खत्म करता हूँ, 2-3 मिनट में बस संक्षेप में अपनी बात कहते हैं। 10 मिनट कर सकते हैं। 10 मिनट, ठीक, सुन लिया आपने। ये संकल्पना एक आधुनिक संकल्पना थी, जिसमें तथ्य का महत्व था, तर्क का महत्व था। और फिर मैं याद दिलाऊं आपको कि आधुनिकता का मतलब यूरोपीय होना या यूरोप की नकल करना नहीं, और आधुनिकता का मतलब यूरोप की उपेक्षा करना भी, यूरोप से नफरत करना भी, पश्चिम से नफरत करना भी। जो लोग अपनी इस तरह की चीजों को गांधी जी के नाम से जस्टिफाई करते हैं, वो गांधी जी को जरा ध्यान से पढ़ दें तो बड़ी कृपा करेंगे। गांधी जी उस तरह से यूरोप को रिजेक्ट नहीं करते थे जैसा उन पर आरोपित किया जाता है। एनीवे, तो यह एक आधुनिक संकल्पना थी, और इसलिए इसमें तथ्य और तर्क का बहुत महत्व है। इस समय हम उत्तर आधुनिकता के दौर में हैं, हम पोस्ट ट्रुथ के दौर में, सत्यातीत समय में। पोस्ट ट्रुथ को हिंदी में सत्यातीत कहते हैं। और इस दौर में न तथ्य का कोई मतलब है, न तर्क का कोई मतलब। इस दौर में केवल भावनाओं का मतलब है, ऑल्टरनेटिव फैक्ट्स। न तथ्य न तर्क, कुछ नहीं चलेगा। जो मेरी मर्जी होगी मैं कह दूंगा, आपको मानना होगा। संवाद का सवाल ही नहीं, क्योंकि संवाद के लिए पहली शर्त यह है कि मेरे और आपके बीच में कुछ कॉमन, वरना आप अपना एकालाप करते रहेंगे, मैं अपना एकालाप करता रहूंगा, संवाद कैसे होगा? कुछ कॉमन होना चाहिए। आज जो स्थिति आप देख रहे हैं, आप ध्यान दें, जिस चुनौती की हम बात कर रहे हैं, ये केवल आर्थिक नीति का सवाल नहीं है कि ताबड़तोड़ सरकारी कंपनियां बेची जा रही। ये एक भारत संकल्पना को दूसरी भारत संकल्पना से रिप्लेस करने का, जो एक इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक भारत संकल्पना है, इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक आइडिया ऑफ इंडिया है, अभी तक जो लोगों की स्मृति में कहीं ना कहीं मौजूद है, उसको निरंतर डिस्क्रेडिट करने की कोशिश पिछले कई सालों से चल रही है। सच पूछा जाए तो लगभग पिछले 100 साल से चल रही है। और
टेक्नोलॉजी आने के बाद पिछले 15-20 साल से तो उसमें जबरदस्त इजाफा हुआ है, तो उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश, उसके आर्थिक आधार को नष्ट करने की कोशिश, सामाजिक संवाद को समाप्त करने की कोशिश। और इस अर्थ में सबसे महत्वपूर्ण बात कि तथ्य और तर्क की उपेक्षा की जा सके, इसलिए बौद्धिक उपक्रम को बदनाम करने की कोशिश, बुद्धिजीवी होने को अपराध बनाने की कोशिश। अभी आज ही, अरे भाई अभी आप कह रहे हैं कि जल्दी खत्म कीजिए, अभी कह रहे हैं अपनी बात जारी रखें, इस तरह कंफ्यूजिंग सिग्नल मत दो यार, एक बात कहो। अब एनीवे ठीक है, जो भी आप लोग कहें। तो ये जो तथ्य और तर्क की बात है, इसको समाप्त करके जो समाज में, आप जरा कल्पना कीजिए, केवल संयोग आपको लगता है कि पिछले 6 साल से 7 साल से हमारा समाज लगातार भावनाओं के आवेग में, लगातार गुस्से में, व्यक्तिगत संबंध टूट रहे, संवाद समाप्त हो रहा है। संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। देयर इज अ मेथड इन मैडनेस, और जो इस मेथड को अपना रहे हैं वो कतई पागल नहीं है, वो बहुत समझदार लोग हैं, बहुत दूर की सोचने वाले। पागल वो है जो असर में है, जो ये समझते हैं कि तथ्य, तर्क, विवेक और इंक्लूजन केवल नारे हैं और इनके बिना कोई देश चल सकता है। नहीं चल सकता। केवल भावनाओं से जीवन नहीं चलता, ये सही है। और हमारे ये दूरदर्शी नेता इस बात को जानते थे। 1925 में गांधी जी से पूछा गया था कि बड़े उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण के बारे में आपकी क्या राय है, तो गांधी जी ने चुटकी ली थी, वो कहा था कि इतना सोशलिस्ट तो मैं भी हूं कि बेधड़क कह सकूं कि बिग इंडस्ट्री मस्ट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। क्यों कहा होगा गांधी जी? सोचिएगा इस पर। जवाहरलाल नेहरू जब 1960 में ये कह रहे थे, आर के करंजिया से एक बातचीत में उन्होंने कहा कि आज जो टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन है एक स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस पैदा कर रही, और सोचने विचारने वाले लोगों की तरह, एक नेताओं की तरह हमारी जिम्मेवारी ये भी है कि उस स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस का सामना करें। वो भारत संकल्पना एक बहुत विशद संकल्पना, उस संकल्पना के इम्प्लीमेंटेशन पर आलोचना हो सकती है, गांधी की, नेहरू की, बोस की, पटेल की, भगत सिंह की, अंबेडकर की, सरोजिनी नायडू की, किसी भी व्यक्ति की, मौलाना आजाद की, उनके अलग अलग कामों की आलोचना हो सकती है, उनके पूरे योगदान का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन हो सकता है, कठोर आलोचना हो सकती है। लेकिन जिस संकल्पना की ओर वो राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ रहा था, उसको रद्द करना आत्मघातक होगा। इसलिए ये केवल राजनीति का सवाल नहीं है दोस्तों, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन और विरोध का सवाल नहीं। क्योंकि मिसाल के तौर पर मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि आज ये भारत संकल्पना अगर चुनौतियों का सामना कर रही है, तो उसका एक कारण यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति में साहित्य, इतिहास और दर्शन की घोर उपेक्षा की। एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है, जिसमें अपने उपन्यास नाकोवस का अगर एक वाक्य याद करूं, तो माहौल ऐसा क्रिएट किया गया है कि इंटेलेक्चुअल होना पाप है, टेक्नेक्चुअल सबका पाप। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट मैनेजमेंट। और ये माहौल पिछले 6 साल में नहीं बना, ये माहौल पिछले 20 साल में बना, कांग्रेस की सरकारों की नीतियों के तहत बना। श्री कपिल सिब्बल और श्री शशि थरूर के मानव संसाधन मंत्री रहते हुए। असल में तो शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय नाम देना ही एक चिंताजनक फैसला था।
तो आप अगर एक पूरी तरह टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो चाहे तो भी बना नहीं सकते। कम से कम भारत जैसे, सच तो यह है कि अमेरिका में भी नहीं बना सकते। अमेरिकन सोसाइटी इस बात को रियलाइज कर रही है, बड़ी तकलीफ के साथ रियलाइज कर रही है, और वहां के यूनिवर्सिटी सिस्टम में ह्यूमैनिटीज वापस लौट। इसलिए दोस्तों, ये ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत संकल्पना, जिस भारत संकल्पना की हम बात करते हैं, और मैं दोस्तों से निवेदन करूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, एक मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से कि कई बार ये होता है, पहले भी होता था और आजकल ज्यादा होता है, अभी जो सवाल आ रहे होंगे मैं तो देख नहीं पा रहा हूं, उनमें जरूर ये होगा कि साहब इस बात का जवाब, उस बात का जवाब। देखिए, 50 मिनट घंटे भर की बातचीत में सब सवालों का जवाब नहीं होता। मेरे अपने भी सोच का सारा आता पता एक व्याख्यान से आपको नहीं मिल सकता। बेहतर ये होगा कि हम सब अपने अपने तय पढ़ने की आदत डालें, सोचने की आदत डालें। मैंने अभी सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन का जिक्र किया और एक मित्र ठीक कह रहे थे कि मुझे बनवारी लाल जी को याद करना चाहिए था। खेद है कि मैंने उस समय नहीं किया, अभी याद करता हूं। तो इलाहाबाद और तमाम सारे जगहों पर जाने के क्रम में और आंदोलन को संचालित करने के क्रम में, उसका कार्यकर्ता होने के क्रम में जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ मैंने जाना, उसे अपने लेखों और किताबों में लिखने की कोशिश की। सन 95 में मेरे लेखों का पहला संकलन छपा था, संस्कृति वर्चस्व प्रतिरोध, और उसके बाद तीसरा रुख और सन 2000 में विचार का आनंद, जो एक तरह से मैं मानता हूं कि आज 20 साल बाद मुझे लगता है कि वो एक तरह से जो चिंताएं, जो सोच, उसके सूत्र जो आज मेरी है और जो मैं आपसे साझी करने की कोशिश कर रहा हूं, उसके सूत्र उस पुस्तक में है, विचार का आनंद। और उसके बाद 2-4 किताबें और हैं जिनका जिक्र भी किया हमारे मित्र अविनाश जी ने। लेकिन वो सब अपनी जगह, भारत संकल्पना की चिंता केवल एक एकेडमिक चिंता नहीं, ये मैं कहना चाहता हूं। ये मेरे और आपके जीवन मरण का सवाल। एक डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव भारत की जगह अगर एक टोटलिटेरियन, इनटॉलरेंट, अथॉरिटेरियन और एंटी इंटेलेक्चुअल भारत बनेगा तो कैसा बनेगा, इसका ट्रेलर आप अभी देख रहे हैं, फिल्म बाकी। धन्यवाद मित्र, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका व्याख्यान समाप्त हो गया। जी बिल्कुल। हेलो, अच्छा, हाँ, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ओके, बहुत बहुत आभार प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब। आज जितने भी लोग प्रोफेसर ओपी मालवीय मेमोरियल इस लेक्चर से जुड़े हैं, मैं समझता हूं कि सबकी संध्या सार्थक हुई होगी। सभी लोग डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल से जिस उम्मीद को लेकर के आज इस वेबिनार से जुड़े थे, वे सभी समृद्ध हुए हैं। और उनका व्याख्यान न केवल उनके वैदुष्य और पांडित्य को प्रकट करता है, बल्कि आज के समय में एक एक्टिविस्ट के लिए, एक समाजसेवी के लिए और एक उस बौद्धिक के लिए जो आज की चुनौतियों से रोज दो चार हो रहा है, उसके लिए भी एक प्रेरणा का काम करता है। मैं किन शब्दों में आपके प्रति आभार व्यक्त करूं, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि पूरे समग्र आधुनिकता को लेकर के भारत की प्राचीन संस्कृत के से जो भी पॉजिटिव तत्व हैं उसको आपने खींचा, और उसी की बुनियाद पर जो भारत के स्वतंत्रता का आंदोलन चला, उससे आपने बात को आगे बढ़ाई और फिर उस यूरोप के उस ढकोसले का भी पर्दाफाश किया जो अपने आप को कहते तो आधुनिकतावादी थे, आधुनिकता के प्रतिपोषक मानते थे, लेकिन उनके यहाँ स्त्री मताधिकार,
यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी और साथ ही साथ छुआछूत और अनटचेबिलिटी अपार्थाइड का बोलबाला था। तो फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं, सरोकार की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार के लेक्चर की उम्मीद थी हम लोगों को, आपने बिल्कुल, बल्कि उससे हम लोगों की उम्मीदों और आशाओं से आगे बढ़ करके आपने समृद्ध किया। बहुत बहुत आभार। एक दो प्रश्न आए हैं, मैं चाहूंगा कि उसका जिक्र कर दूं। जी जरूर। जी, डॉक्टर ममता कालिया की तरफ से एक बड़ी प्रश्न के रूप में आई है कि विश्व भर से आते जीवन शैली, सर सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी सुन रहा हूं। हेलो, हाँ जी, जी सुन रहा हूं, ममता कालिया ने, जी ममता कालिया जी की तरफ से जो टिप्पणी आई है वो प्रश्न के रूप में हमें लगती है कि विश्व भर से आते जीवन शैली के प्रभाव क्या भारतीय संकल्पना को अवरुद्ध करते हैं? उसको एनरिच करते हैं। विश्व भर से आने वाले जो जीवन शैली के प्रभाव हैं उसको एनरिच करते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिए इस पर। जी हाँ, यही वो चीज की ओर मैं संकेत कर रहा था, और इस पर मैं अलग से बात करूंगा, लिख भी रहा हूं और अलग से भी बात करूंगा। ये इंडियन जीनियस है कि तमाम सारी नई चीजों को, विदेश से, देश से, कहीं से भी आने वाली चीजों को ये अपने ढंग से ढाल लेती है। और इसके कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। जिसे हम लोग मजाक में जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो इस इंडियन जीनियस का अपने आप में एक रोचक प्रमाण है कि जो चीजें विदेशों में लोगों को व्यर्थ लगने लगती हैं, फालतू लगने लगती हैं, उन्हें भी हम अपने ढंग का बना लेते हैं। दूसरा एक बहुत ही रोचक प्रमाण, इसका फिक्शनल प्रमाण, आमिर खान की फिल्म लगान है, जिसमें वो अनपढ़ किसान एक निहायत फैंसी खेल क्रिकेट को सीखते हैं और उसमें अंग्रेजों को हरा देते हैं। तीसरा इसका एक प्रमाण और ले सकते हैं हम, इस समय दुनिया में अगर आप अंग्रेजी साहित्य के बड़े लेखकों की चर्चा करें तो उसमें से कम 3-4 हिंदुस्तान के होंगे। और तमाम सारे जो प्रभाव हमारे यहाँ आते हैं, असली चीज ये, इसमें देखिए ममता जी से मेरा निवेदन ये है, इसमें गांधी जी का वो प्रसिद्ध रूपक और बाद में नेहरू जी की एक टिप्पणी, ये 2 चीजें मेरे लिए मूल मंत्र है। गांधी जी का प्रसिद्ध रूपक कि मेरे अपने घर की सारी खिड़कियां खुली हुई हैं, मेरे पांव अपनी जमीन पर टिके हुए। और नेहरू का ये कहना कि ये सभ्यता एक पैलिम्पसेस्ट की तरह है, हर नई आने वाली चीज को अपने स्वभाव में, अपने मूल स्वभाव में जज्ब करती चली जाए। इसलिए मैं किसी इस तरह के आने वाले प्रभाव से चिंतित नहीं हूं। वो मैं मानता हूं कि अगर उनको हम ठीक से हैंडल करें तो वो भारतीय संस्कृति को एनरिच करते हैं, उसको अवरुद्ध नहीं करते। ओके, थैंक यू सर। आपने जिस प्रकार से प्रश्न विशिष्ट था, प्रश्न की विशिष्टता के आधार पर आपने उसका जवाब भी उसी वैशिष्ट के साथ दिया। एक जन संस्कृत मंच के कार्यकर्ता है आगे बढ़े हुए के पांडे जी का एक प्रश्न है, हालांकि उसका फलक मैं विशाल मानता हूं, इस वेबिनार में उसका जवाब इतना जल्दी नहीं होगा। जैसा कि आपने विभिन्न नीतियों का, विभिन्न नेताओं का तत्कालीन लोगों के आपसी विवाद को लिपिबद्ध करने का जिक्र किया, तो पांडे जी पूछते हैं क्या डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के विवाद को भी उन्हीं विवादों और विमर्शों की श्रेणी में रखा जा सकता है? देखिए, जहां तक लिपिबद्ध का सवाल है तो मैं पांडे जी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक एनाइलिएशन ऑफ कास्ट प्रकाशित की थी, तो गांधी जी ने उसकी आलोचना करते हुए अपने अखबार यंग इंडिया में एक रिव्यू लिखा था। लेकिन उस रिव्यू के पहले पैराग्राफ में उन्होंने लिखा था कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है, हर हिंदू को इसे पढ़ना चाहिए, और अंबेडकर जी को मेरी सलाह है या उनसे मेरा निवेदन है कि इसका अगला संस्करण छापें तो उसका दाम 4 आने रखने की बजाय 2 आने रखें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और उस पर डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया, गांधी जी ने फिर जवाब दिया, और वो सबका सब उसी समय, आज नहीं उसी समय, एक पुस्तिका के रूप में छप गया था। गांधी अंबेडकर विवाद जो है कास्ट पर, वो छप चुका है, उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है, कहीं भी पढ़। जी, पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि आपके ने जो जिन 2 प्रश्नों के उत्तर दिए उससे आपका वक्तव्य और समृद्ध हुआ और हम लोगों का ज्ञानवर्धन और भी अधिक बढ़ा। अब इसके पहले मैं सरोकार के संयोजक
जिन्होंने इस वेबिनार का आयोजन किया, उनको धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाऊं। एक घोषणा करनी है जो प्रोफेसर ओपी मालवीय के परिवार की तरफ से है। वह घोषणा यह है कि भारती देवी, श्रीमती स्वर्गीय भारती देवी, जो प्रोफेसर ओपी मालवीय की धर्मपत्नी है, और प्रोफेसर ओपी मालवीय की यादगार में उनकी पुत्र वधू श्रीमती वंदना मालवीय और उनके सुपुत्र श्री प्रियदर्शन मालवीय ने एक पुरस्कार की घोषणा किया है, जो श्रीमती भारती मालवीय और प्रोफेसर ओपी मालवीय की याद में दिया जाएगा। सम्मान की घोषणा किया है, और इस सम्मान के लिए जो सबसे पहला नाम चुना गया है, उसका क्राइटेरिया, उसका आधार क्या रहा है, ये वो परिवार और जूरी ही बता पाएगी। उसमें डॉक्टर ममता कालिया जी को इसके लिए चुना गया है, और इस सम्मान में प्रतीक चिन्ह और 25,000 रुपये नगद देने की बात हुई है। मैं मालवीय परिवार इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। अब मैं चाहूंगा, थैंक यू सर, अब मैं चाहूंगा कि उत्कर्ष मालवीय, जो कि सरोकार के संयोजक हैं, उसके संचालक हैं, वे आज के वेबिनार के लिए डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल के प्रति और सभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करें। उसके लिए 1 मिनट रुक जाएं, आप लोग 2 मिनट रुके रहें। लेकिन जो उनका विराट है, जिसका है, वह सबके प्रति आभार व्यक्त। उसके लिए 1 मिनट रुक जाएं, आप लोग 2 मिनट रुके रहें। उत्कर्ष जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या अविनाश चाचा? हाँ, पहुंच रही है। अब आप धन्यवाद, आभार ज्ञापित कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार आदरणीय पुरुषोत्तम अग्रवाल सर, समस्त सरोकार परिवार और मालवीय परिवार की तरफ से आपने हमारा आवेदन स्वीकार किया, हमारा निवेदन स्वीकार किया, और इस महत्वपूर्ण वक्तव्य को और इस दौर में, जो कि बहुत एक विपरीत दौर चल रहा है, और इस दौर में आपका ये जो बहुमूल्य व्याख्यान हम सबको सुनने को मिला है, सबके लिए, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और मैंने आपको पहली बार 2008 में सुना था, जब गांधी शांति प्रतिष्ठान में आपने 2005 में एक व्याख्यान दिया था, मजबूती का नाम महात्मा गांधी जी, जिसका ऑडियो मेरे पास अभी है, सुरक्षित है, और कई बार उसको बाबा ने सुना, मैंने उनको सुनाया और मैंने भी सुना है। 2008 में पहली बार आपके उस नाम से मैं वाकिफ हुआ, और उसके बाद कई बार फिर आपको सुनने पढ़ने का लगातार अवसर हुआ, और पीयूष बबोले जी की किताब में जो आपकी उनकी भूमिका आपने लिखी थी, उससे मैंने पढ़ा, देखा उनको। तो बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार कि आपने हमारा ये आमंत्रण स्वीकार किया और अपने बहुमूल्य विचारों से हमको तो कहना चाहिए कि समृद्ध किया।
और उसके बाद अविनाश चाचा हालांकि पहले ही काफी कुछ कह चुके हैं, बाकी चीजें वो बता भी चुके हैं कि हम लोग ने श्रृंखला के तहत किन किन को बुलाया, किन किन लोगों को, किन के विचारों को सुनने का हमें अवसर मिला। और पुरस्कार की घोषणा भी वो कर चुके हैं, जो आदरणीय हमारे प्रियदर्शन चाचा और वंदना चाची द्वारा जिसको इस बार इसकी घोषणा की गई है, पहला पुरस्कार किसको जा रहा है और आने वाले समय में ये किसी वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार को ही दिया जाएगा, ये बात वो शायद कहना भूल गए थे। तो ये उस एक श्रृंखला की मजबूत कड़ी है कि हमें एक वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार को ही ये हर साल हर वर्ष देना है। और हमारा प्रयास है कि बेहतर हम लोग आगे इस तरह से करते रहें और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ बाबा को बस 2 लाइनें कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ कि जिंदगी एक हादसा है ऐसा कैसा घर सा, मौत से खत्म जिसका सिलसिला होता नहीं है। इन्हीं बातों से इन्हीं बात को कहते हुए मैं अपने बाबा को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। अब यह वेबिनार औपचारिक रूप से समाप्त किया जाता है। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। नमस्ते। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।